हेलो। तो मैं संतोष सर अपने YouTube चैनल विद्या क्लासेस बाई संतोष सर और अपने कोचिंग संस्थान सनराइज कोचिंग सेंटर राजापट्टी कोठी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आज फिर से एक और वीडियो लेकर के आया हूं और वो क्लास होगा 12th और 12th के ये जो सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा। और क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट में ये पहला लेसन है, यानी चैप्टर 1 है। और वो भी बायोलॉजी का कौन सा, मतलब एनसीईआरटी। आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो आपके पास डाले हैं और आप दोनों वीडियो को देखे होंगे, याद भी किए होंगे। और ये आप लोगों के लिए तीसरा वीडियो होगा। और ये चैप्टर 1 है, 12th के चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। मैं आपसे कई दिनों से बता रहा हूं कि इस प्रकार के वीडियो लाने का मतलब मेरा 2 मकसद है। और वो पहला मकसद है कि एक तो जो हमने अपने कोचिंग में क्लास 12th के बैच स्टार्ट करके और 12th के जो एनसीईआरटी का बायोलॉजी पढ़ाया फर्स्ट लेसन जीवों में जनन, उसका टोटल क्वेश्चन हम वीडियो के माध्यम से भी और अपने क्लास में भी रिवीजन करवा दिए हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी उनका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा कि जो 2025 में 12th के एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये रामबाण का काम करेगा। ये बहुत अच्छे से अगर रिवीजन कर लेते हैं तो उनको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, उनका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हमारी दावा है। तो आइए एक और वीडियो, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसके बाद इधर आप देख सकते हैं 4, 5 और 6, 7। तो आज 7 क्वेश्चन है और लगभग में आज हमारा फर्स्ट लेसन समाप्ति की ओर है, यानी जीवों में जनन समाप्ति की ओर है। तो इधर आप देख सकते हैं और आइए हम एक बार आपका रिवीजन करवाते हैं और बहुत अच्छा से आप समझिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और क्लास 12th वाले जो अब की बार परीक्षा देंगे उनके लिए भी तो ये रामबाण सिद्ध होगा। ये जो वीडियो है आप वीडियो को देखते रहेंगे और एक बार अपने कॉपी पर लिखते रहेंगे। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले है कुछ जीवों की जीवन अवधि। तो कुछ जीवों की जीवन अवधि में आप देख सकते हैं सबसे पहले तितली है। तो तितली का जो जीवन अवधि है 1 से 2 सप्ताह होता है। गेहूं के पौधों का जीवन अवधि, यानी गेहूं का जो पौधा है उसका जीवन अवधि 4 से 5 माह होता है। धान के पौधा का जो जीवन अवधि होता है ये भी 4 से 5 माह। एक कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष, कुत्ता का जीवन अवधि 20 से 30 वर्ष और बंदर की जीवन अवधि 26 वर्ष, घोड़ा की जीवन अवधि 60 वर्ष, मगरमच्छ की जीवन अवधि 60 वर्ष, हाथी की जीवन अवधि 65 वर्ष, बिल्ली की जीवन अवधि 35 से 40 वर्ष, चील बाज जिसको हम लोग कहते हैं उसकी जीवन अवधि 90 वर्ष, तोता की जीवन अवधि 140 वर्ष, कछुआ की जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष और बरगद का एक पेड़ होता है इसका जीवन अवधि 200 वर्ष। आइए एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन करते हैं और अब ये याद करने की कोशिश भी करते हैं। आप लोग हमारे साथ साथ याद भी कर लीजिए। देखिए तितली, तो तितली की जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह। गेहूं का पौधा, तो गेहूं के पौधा का जीवन अवधि 4 से 5 महीना यानी माह। सेम धान का जीवन अवधि वही 4 से 5 माह, यानी गेहूं और धान 4 से 5 माह। कौवा की जीवन अवधि 15 वर्ष, कुत्ता की जीवन अवधि 20 से 30 वर्ष, बंदर की जीवन अवधि 26 वर्ष, घोड़ा की जीवन अवधि 60 वर्ष, मगरमच्छ की जीवन अवधि 60 वर्ष, हाथी की जीवन अवधि 65 वर्ष, तितली की जीवन अवधि 35 से 40 वर्ष, चील की जीवन अवधि 90 वर्ष, तोता की जीवन अवधि 140 वर्ष, कछुआ की जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष और बरगद के पेड़ का जीवन अवधि 200 वर्ष। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जीवन अवधि, जो जीव है और उसका जीवन अवधि, वो वाला आपको अब ये याद हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए दूसरा है प्रजनक चरण क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको किशोर चरण और जीर्णता समझाया है। एक था किशोर चरण और एक था जीर्णता। और आज वाला वीडियो में आप समझ लीजिए प्रजनक चरण के बारे में। तो प्रजनक चरण क्या होता है, देखिए जीवों के जीवन की वह अवधि जिसमें कोई जीव यौन रूप से परिपक्व हो जाता है और संतान पैदा करने में सक्षम हो जाता है, तो उसे उस जीव की क्या कहते हैं, प्रजनक चरण।
यह चरण किशोरावस्था के खत्म होने के बाद शुरू होता है, जनन क्षमता खत्म होने तक रहता है। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, हमारे साथ साथ आप लोग भी कर लीजिए। प्रजनक चरण जीवों के जीवन की वह अवधि जिसमें कोई जीव या कोई प्राणी यौन रूप से परिपक्व हो जाता है और संतान पैदा करने में सक्षम हो जाता है, तो उसे जीव की प्रजनक चरण कहा जाता है। यह जो चरण होता है ना, किशोरा अवस्था के खत्म होने के बाद शुरू होता है और जनन क्षमता के खत्म होने तक रहता है। तो आई होप कि प्रजनक चरण भी आपको अभी याद हो गया होगा। फिर से, जीवों के जीवन की वह अवधि जिसमें कोई जीव यौन रूप से परिपक्व हो जाता है और संतान पैदा करने में सक्षम हो जाता है, तो उसे जीव की प्रजनक चरण कहा जाता है। यह चरण किशोर अवस्था के खत्म होने के बाद शुरू होता है और जनन क्षमता खत्म होने तक रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को अपनाया है, क्यों? तो आप देख सकते हैं कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को अपनाया है, क्यों? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कि बड़े जीवों ने अपनी जटिलता के बावजूद लैंगिक प्रजनन को अपनाया है क्योंकि एक ही समय में लैंगिक जनन से 2 लाभ हो जाते हैं, यानी 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं। फिर से, बड़े जीवों ने अपनी जटिलता के बावजूद लैंगिक प्रजनन को पाया है क्योंकि एक ही समय में लैंगिक जनन से 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं। और ये 2 लाभ कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं। पहला है, संतति अथवा संतान अपने आप को बदलते वातावरण में अधिक आसानी पूर्वक एवं तेजी से रूपांतरित कर लेते हैं। फिर से देखिए, पहला, संतति मतलब संतान अपने आप को बदलते वातावरण में अधिक आसानी पूर्वक एवं तेजी से रूपांतरित कर लेते हैं। और दूसरा लाभ है कि आनुवांशिक विसंयोजन, आपसी संलयन, फिर क्रॉसिंग ओवर आदि के द्वारा संतति अर्थात संतान में विभिन्नता पैदा होती है जो विकास का स्रोत माना जाता है। तो 2 नंबर फिर से देखेंगे हम लोग कि आनुवांशिक विसंयोजन, आपसी संलयन, क्रॉसिंग ओवर आदि के द्वारा संतति अर्थात संतान में विभिन्नता पैदा होती है जो विकास का स्रोत माना जाता है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी याद हो गया होगा कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को क्यों अपनाया है। तो लैंगिक जनन को अपनाने से उसको 2 लाभ हो गया है, तो 2 लाभ भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने आपको थ्योरी वाले क्लास में पढ़ाया था ऑफलाइन में कि जीव 2 तरह के होते हैं, यानी प्राणी 2 प्रकार के होते हैं, एक अंड परजक और एक सजीव परजक। तो यहाँ बात कर रहा है अंड परजक। कह रहा है कि अंड परजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव परजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, क्यों? तो इसमें दोनों आ गया है, अंड परजक प्राणी भी आ गया है और सजीव परजक प्राणी। प्राणी 2 प्रकार के, जिसमें एक अंड परजक और एक सजीव परजक। जो प्राणी अंडा देता है उसको अंड परजक और जो बच्चे पैदा करते हैं उनको सजीव परजक। तो कह रहा है कि जो अंड परजक प्राणी होता है और उनका जो संतान होता है उसका उत्तर जीवन सजीव परजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, क्यों? तो क्या कारण है कि अधिक जोखिम युक्त होता है अंड परजक प्राणियों का उत्तर जीवन? तो देखिए, अंड परजक प्राणी अपनी संतानों को उचित देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होते हैं, जबकि सजीव परजक प्राणी अपनी संतानों को उचित देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जो अंड परजक प्राणी होता है वह अपनी संतानों को उचित देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता है, जबकि सजीव परजक जो प्राणी होता है वह अपनी संतानों को उचित देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान कर देता है।
ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको याद हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। तो आपको हमने ऑफलाइन वाले क्लास में पढ़ाया था एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प के बारे में, तो वहीं से एक सवाल पूछा है, एक क्वेश्चन है कि द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर, वैसा पुष्प जिसमें दोनों आवश्यक अंग, मतलब कौन कौन, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुंकेसर जो होता है आप जानते हैं नर वाला अंग है, और स्त्री केसर मादा वाला अंग है। तो इसमें दोनों, वैसा पुष्प जिसमें दोनों आवश्यक अंग जैसे पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित रहते हैं, तो उस पुष्प को कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। फिर से, वैसा पुष्प जिसमें दोनों आवश्यक अंग अर्थात पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित हो, तो उसको कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। और इसके कुछ हमने उदाहरण भी लिखा है नीचे, गुड़हल, मटर, सूर्यमुखी, अरहर, गेंदा इत्यादि। तो ये आप जितने एग्जाम्पल देख रहे हैं सब द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है। गुड़हल, मटर, सूर्यमुखी, अरहर और गेंदा। फिर से, वैसा पुष्प जिसमें दोनों आवश्यक अंग जैसे पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर उपस्थित रहते हैं, उसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, जैसे गुड़हल, मटर, सूर्यमुखी, अरहर और गेंदा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे। क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अर्थात संतान लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अर्थात संतान से किस प्रकार भिन्न होता है। तो आपको पहले से ही पता है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति और लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में अंतर पाया जाता है। तो क्या अंतर है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के समान होता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के समान नहीं होता है। फिर से, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के समान होता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के समान नहीं होता है। ये आप पहले से ही थ्योरी वाले बैच में यानी ऑफलाइन में आप पढ़ चुके हैं। आइए 6 के बाद 7 नंबर एक प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है आपका। यहां से कुछ जीव दिया है और पूछेगा कि जीव के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, या आपसे पूछेगा अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। हमने यहाँ n लिखा है, n का मतलब याद रखिएगा अगुणित होता है, n का मतलब अगुणित, और 2n का मतलब हमने थ्योरी वाले क्लास में पढ़ाया है द्विगुणित। तो 2n का मतलब द्विगुणित और n का मतलब अगुणित। यहाँ देखिए, सबसे पहले आलू पूछेगा, आलू में युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या, या आलू के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। तो आलू के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 24, और वहीं उसका 2 गुना, तो 24 दूना 48। तो आपको खाली युग्मक वाला ज्यादा करके याद रखना है कि आलू में युग्मकों की संख्या, आलू के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या तो 24, प्याज के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 16, सेब के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 17, धान के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 12, और मक्का के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 20। इधर वाला फिर से याद कीजिए, आलू में युग्मकों के गुणसूत्रों की 24, प्याज के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 16, सेब के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 17, धान के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 12, और मक्का के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 20। इसके बाद इसी का कुछ पाठ हमने यहाँ लिखा, आप देख सकते हैं। इसके बाद है मक्का के बाद आप देख सकते हैं ओफियोगलांसम। तो ओफियोगलांसम में युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या 630, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23, कुत्ता में युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या 39, और चूहा के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 21। तो ये वाला फिर से आप याद कीजिए, ओफियोगलांसम में युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या 630, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23, कुत्ता के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 39, और चूहा के युग्मकों में, चूहा
तो चूहा के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 21। इसी का कुछ यहाँ भी है, आप देख सकते हैं, यहाँ है बिल्ली, तो बिल्ली के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 19 होता है। फल मक्खी, ये हमने फल मक्खी लिखा है, तो फल मक्खी के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 4। इसके बाद है घरेलू मक्खी, तो घरेलू मक्खी के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 6। और वहीं तितली, अंतिम में हमने क्या लिखा है, तितली, तो तितली के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 190। तो एक बार फिर से इसको याद कीजिए कि बिल्ली के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 19, फल मक्खी के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 4, मक्खी के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 6 और तितली के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 190। तो आज का ये जो वीडियो है ना, इसमें 7 क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद 1 से 2 बार देखिए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करेंगे। और इसके पहले भी हम आपको इसी क्लास के इसी चैप्टर का 2 वीडियो डाला है। आप YouTube पर जाके, मेरा एक चैनल है, YouTube पर जाके सर्च कीजिएगा विजया क्लासेस बाय संतोष सर, और सेम यही वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और वहां भी इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और कमेंट करिए और इंतजार करिए इसके आगे वाले वीडियो का। धन्यवाद।